कल कल 3 बजे, और वो गए और उसके बाद हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए, लड़खड़ाने लगे। वहां तक बहुत दूरी नहीं थी, मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी। फिर लेके लोग आए हुए, फिर ताबड़तोड़ हार्ट अटैक। ये तो होना शुरू हो जाता है ना बेटा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी ले आने की नौबत नहीं हुई। तो इसीलिए कह रहे हैं बेटा कि देखो, मौसम के साथ हम लोगों ने इतनी नौटंकी की है ना, इतना छेड़छाड़ किया है कि खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक बात। दूसरा कि ये सब कह के गुजारा नहीं होगा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अब ऐसा ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगले 2 महीने बारिश नहीं होगी तो कुछ कर लोगे आप? बारिश ही ना हो इस साल तो कुछ कर लेंगे आप? बस एक नेचर की प्रत्याशा है कि भाई हम लोगों को पता है कि बारिश हो जाती है, हो जानी चाहिए, नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे? और जो जो नौटंकी हो रही है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है, और हमेशा कुछ ऐसा होता रहेगा अब जो कभी नहीं हुआ होगा अब तक। अभी तो बोल रहे हैं ना कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है पटना का। हाँ, अभी मैंने कहीं सुना तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, डेथ हुई है पटना में, और 100 के ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया है मरने वालों का। तो आप ये बता रहे हो कि 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया? अरे अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट सकता है, और कभी का कोई रिकॉर्ड टूट सकता है। कुछ कर लोगे आप सिवाय ये कहने के कि अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और नेचर के साथ जो तमाशा हो रहा है ना बेटा, वो तो होगा ही होगा। आज हो, कल हो, परसों हो, वो होगा ही होगा। तो कुल मिला जुला के बेटा मेरा ये मानना है कि पहले हम लोग अपने आप को सुरक्षित करें। यहाँ तो बहुत तकलीफ नहीं होती, जहाँ हम लोग बैठे हैं अगर हवा वगैरह लग रही है तो कोई बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन बाहर आने जाने में बेटा परेशानी हो सकती है आपको। तो बस एक प्रिकॉशन रखिए हमेशा कि जब भी बाहर निकले बेटा फुली हाइड्रेट रहिए। प्यास ना भी लगी हो तो पानी पीजिए, और बॉडी को जितना कवर करके रख सके उतना बढ़िया है। जैसे बाहर जब आप निकले तो बॉडी को ओपन ज्यादा ना रखें, फुल शर्ट पहनने की कोशिश करें। सर पे, जैसे हम लोग के गांव में तो कल्चर रहा, आपको बड़ी बेइज्जती महसूस होती है लोगों को, वो अंगोछा या इस टाइप की चीज लेके, तो अभी तो अरे देहाती है ये तो ये सब होगा। सर को ढकिए, बहुत जरूरी है। कैप लगा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लोकल मार्केट में सस्ती महंगी कोई, अब ये जरूरी नहीं कैप लगाएं तो नाइकी का, एडिडास का ही लगाएं। कोई भी लोकल कैप लेके लगाएं, कोई परेशानी नहीं। और अगर नहीं तो अंगोछा बढ़िया है, एक रखें अपने पास, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग यूपी बिहार वालों की पहचान है भाई, ट्रेडमार्क है। भगवा अखबार है तो और अच्छा है, ठीक है। आज के समय में अगर वो है तो फिर एक ट्रेडमार्क भी है, तो रास्ते में कोई आपको रोकने टोकने वाला भी नहीं है भाई, वीवीआईपी है। तो एकदम कवर करके रखिए बेटा, पानी पीते रहिए, हाइड्रेट होते रहिए। देखते हैं, गाड़ी अगर चलेगी तो जरूर चलाएंगे जब लगेगा सहनीय हो रहा है आपके लिए। बच्चों की तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। जाने अनजाने अगर कोई अस्वस्थ हो गया बेटा तो तकलीफ होगी आपको भी, हमें भी, है ना। वैसे हर साल ऐसी नौबत आती है, लेकिन शोर शराबा होते होते सब ठीक हो जाता है। तो अगर हमारे मित्र कह रहे हैं कि 21-22 को संभावना दिख रही है, तो हाँ संभावना दिख रही है। सारा कुछ संभावना बिगाड़ा है विपर्जॉय ने, और मुझे तो कुछ ज्यादा ही खतरा महसूस हो रहा है। मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ, और भूगोल के विद्यार्थी होने के कारण मुझे लग रहा है कि पूरा मानसून को ही तहस नहस कर दिया इसने, पूरे मानसून का सत्यानाश करके रख दिया। तो बारिश कब हो कब ना हो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि बचपन से अपनी चीजों को याद करिए, अप्रैल के महीने से हमारे यहाँ आंधियां और बारिश होती रही है। आप देखते हैं आम का सीजन जैसे ही शुरू होता है, हल्की फुल्की आंधी, और आंधी के पीछा करते हुए बारिश, और बारिश और आंधी साथ साथ, ये टेम्परेचर को तेजी से रिड्यूस करते हैं। हर 10 दिन 5 दिन पे एक बार ये फ्रिक्वेंसी हो जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि एक भी ऐसी आंधी और बारिश नहीं हुई जो आपके टेम्परेचर को रिड्यूस करे। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो संभावना है कि जब ये राजस्थान वगैरह से आगे बढ़ेगा तो संभावना है कि कुछ इधर उधर से भूले भटके हुए कुछ बारिश वारिश का अंदेशा हो सकता है। प्री मानसून की वर्षा तो हुई जानी चाहिए, हो गई होती अब तक, लेकिन चौपट हुआ है सब कुछ। तो बच बचा के बेटा काम करना है। शाम का जो हमारा बैच है उसको हम थोड़ा और डिलेट कर दिए हैं,
रिलेट का मतलब उसको लगभग 5:15 से कर दिया, तो 7 साढ़े 7 तक कोई तकलीफ नहीं होती, तो थोड़ा ठंडा हो ही जाता है। आप वाला समय थोड़ा डेंजरस है बेटा, खतरनाक है। जैसे आज हम आपको 11 साढ़े 11 बजे छोड़ेंगे, तो अब बाहर तो थोड़ा सा हीटिंग बढ़ रही है, लेकिन एक बात बेटा कि 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक किसी हालत में बाहर ना निकले, ठीक है? ये वो समय होता है जिसमें सबसे ज्यादा हीटिंग होती है, दोनों हीटिंग होती है, ऊपर वाली भी होती है और नीचे वाली भी होती है, यानी धरती अब रेडिएट करना शुरू कर देती है। तो आप देखते होंगे इस समय बहुत भयानक गर्मी होना शुरू हो जाती है 3 बजे के आसपास, और आप देख रहे हैं 4 बजे 5 बजे तक तो हीटिंग बहुत ठीक ठाक रहती है। तो बच बचा के बेटा पढ़ना पढ़ाना भी, मॉर्निंग में बहुत खतरा नहीं है, बहुत रिस्क नहीं है। अगर 10:30 से 11 बजे तक या 11:30 बजे तक हम घर निकल जाएं तो कोई बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन हीटिंग जिस तरह से बढ़ रही है बेटा, अब ये खतरे का द्योतक है, और हो सकता है कि सरकार ही कुछ डिक्लेरेशन कर दे, सरकार ही घोषणा कर सकती है कि सारे शैक्षिक संस्थान बंद रख, बंद तो है ही है, हम ही लोग उसी में इधर उधर 3-5 कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चर्चा हो रही है, तो हो सकता है ये सब भी डिक्लेयर हो। लेकिन सरकार बंद 1-8 हफ्ते हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, है ना? इतने बड़े पढ़वैया रहते थे, दुर्गति काहे हुई होती, है ना? तो बच बचा के बेटा काम करना। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। अब ऑनलाइन खाली रहेगा ना तो आपके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं बढ़िया इन्वायरमेंट से ऑनलाइन हो जाऊंगा, थोड़ा मैं भी कंफर्टेबल रहूंगा, और हमारे मित्र भी अपने घरों में एसी ओसी में बैठ के पढ़ाई करें, कोई हर्जा नहीं। चलिए बेटा, चर्चा कहाँ तक हुई थी, बात करें। हाँ बेटा, हाँ, तो इसमें हम लोगों ने एक तो बात किया था क्या बेटा, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस बल क्या था बेटा? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण पवन व समुद्री धाराएं अपने मूल मार्ग पर नहीं चल पाती, वरन मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, ऐसा कोरियोलिस साहब ने अध्ययन किया। फिर बाद में आ गए फेरल, फेरल ने कोरियोलिस बल के आधार पर कुछ व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि कोरियोलिस बल के कारण जो विक्षेपण हो रहा है वो किधर हो रहा है, इस पर उन्होंने बड़ा क्लियर ओपिनियन दिया कि कोरियोलिस बल के कारण पवन व समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध समझ रहे हैं सब लोग, विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। जैसे ये पूरी पृथ्वी है ना बेटा, तो थोड़ा देख लें, तो ये पूरी अर्थ है, तो अर्थ ऐसे सर्किल जैसी नहीं है बेटा, है ना, स्फेयर जैसी है, जिसके ठीक बीचों बीच हम एक रेखा की कल्पना करते हैं जिसको हम लोग शून्य अंश अक्षांश कहते हैं, इसे हम इक्वेटोर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो जैसे एक सेव या एक संतरा आप लीजिए, और जहां सबसे उभार है वहीं चाकू से काट दीजिए, तो दो छोटे छोटे आधे गोले आपको मिलेंगे, बोले। तो इधर का जो है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि मैप में आपको पता है कि हमेशा डायरेक्शन जो हम लेते हैं वो लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर इसको सापेक्ष माने तो इधर क्या हुआ नॉर्थ, इधर क्या हुआ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, है ना, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है बेटा? तो अब फेरल ने क्या कहा, थोड़ा सुन लीजिए, बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा इनकी। तो ये कहा फेरल ने कि पवन भी और समुद्री धारा भी अगर उत्तरी गोलार्ध में चलेगी, चाहे जिधर से जिधर चले, ये ध्यान रखना, उसका डायरेक्शन कोई भी हो, वो हर हाल में घूमेगी दाहिनी ओर। तो अब किधर भी चले थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब जैसे मान लो इधर है तो ऐसे भी चल सकती है, बोल नहीं रहे, पवन ऐसे भी चल सकती है, पवन
ऐसे भी चल सकती है पवन, इधर भी चल सकती है। कम से कम 4 टिपिकल डायरेक्शन हम आपको ले रहे हैं। तो क्या कहा फेरल ने कि उत्तरी गोलार्ध में अगर होगी तो उसे दाहिनी ओर घूमना पड़ेगा, वो चाहे जिधर से जिधर चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सबको घुमा लीजिए दाहिनी ओर, कौन सा मुश्किल है। इसका दाहिना नीचे की ओर होगा, ये पवन ऐसे चलेगी तो, लेकिन ऐसे जा नहीं पाएगी, वो घूम जाएगी किधर बेटा, दाहिनी ओर। क्लियर है। अब उसका दाहिना, हाँ ऊपर की ओर, तो ये पवन ऐसे ना चल के घूम जाएगी ऐसे। इसका दाहिना, ये भी पवन ऐसे ना चल के ऐसे घूमेगी। इसका, ये मैंने 4 टिपिकल डायरेक्शन से आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं कि 4 ही टिपिकल हो, थोड़ा डायगोनल भी हो सकता है। जैसे कोई पवन ऐसे चल रही हो ऐसे, तो भी ये घूम जाएगी ऐसे। क्लियर है बेटा। बस एक बात दिमाग में ठूंस लो, उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ एक कमांड चलता है, दाहिने मुड़, मुड़ना ही होगा। इसका एक एक्सेप्शन पूरे भूगोल में नहीं है। जैसे कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके अपवाद दिख जाते हैं, एक्सेप्शन दिखते हैं, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। आप कोई समुद्री धारा देखिएगा, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी समुद्री धारा देखेगा अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो दाहिने ही मुड़ेगी, वो बाएं नहीं मुड़ सकती। और दक्षिणी गोलार्ध में बेटा इसी का ठीक उल्टा, बाएं मुड़ेंगे, चाहे जिधर से इधर चले मुड़ना पड़ेगा बाएं। और बाएं का मतलब ये नहीं कि किसी खास डायरेक्शन में चलेंगे तभी बाएं मुड़ेंगे, ना ना, किसी भी दिशा में चलेंगे उनको बाएं ओर घूमना होगा, डाइवर्ट होना होगा। ये क्लियर हुआ। फेरल ने ये बताया, और वाइस बैलेट ने तो ये बताया कि कैसे हमको पता चलेगा कि किधर लो प्रेशर है किधर हाई प्रेशर है। अभी तो हमको ये समझ में आ रहा है कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं, हाँ या ना। तो अगर पवन आने की दिशा में पीठ कर ले, यानी जिधर से पवन आ रहा है उधर पीठ करके खड़े हो जाए उत्तरी गोलार्ध में, तो अब दिमाग तो ये कह रहा है कि पीछे से हवा आ रही है ना, तो पीछे होगा हाई प्रेशर और आगे होगा लो प्रेशर। संभावना तो यही दिख रही है ना। पवन सीधे नहीं आ रही है, घूम के आ रही है फेरल के नियम के कारण। इसलिए उन्होंने कहा कि उल्टा, आगे पीछे लो हाई नहीं है, दाएं बाएं लो हाई है, यानी बाएं हाथ की तरफ क्या है बेटा, हाई प्रेशर है। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ हाई प्रेशर है, सॉरी लो प्रेशर है, दाहिने हाथ की ओर क्या है बेटा, हाई प्रेशर है। इसका ठीक उल्टा कहां होगा, दक्षिणी गोलार्ध। जबकि ये लग रहा है कि अगर हवा पीछे से आ रही है तो लग रहा है कि हवा तो आती उधर से, इधर हाई प्रेशर होता है, तो पीछे से आ रही तो पीछे हाई प्रेशर होगा, आगे जा रही तो लग रहा है लो प्रेशर होगा। लेकिन सीधे चले तब ना, वो सीधे चलती ही नहीं, इसलिए वाइस बैलेट ने अपना नियम दिया। यहां तक क्लियर है बेटा। देखो क्लियर नहीं होगा तो आगे तकलीफ होगी, और मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है यहां जो क्लियर ना हो, सब एकदम तथ्यात्मक चीजें हैं। अब लिख लें, हेडिंग बनाए, पवन के प्रकार। पवन के प्रकार, इस पूरी धरती पर, भारत नहीं, इस पूरी धरती पर कहीं भी कभी भी कोई भी पवन अगर चलेगी वो 3 ही प्रकार की होती है, चौथा प्रकार उनका नहीं होता। क्लियर है, दैट्स क्लियर। इस पूरी धरती पर कोई भी पवन जो चला करती होगी, जैसे भी एक पवन चल रही है विपर्जय, ये भी पवन ही है, ये भी इन्हीं 3 प्रकार में ही होगी। इस पूरी धरती पर जितने भी पवन चलते हैं बेटा, उनको मोटे मोटे रूप में हम 3 भागों में बांटते हैं। क्लियर है बेटा। पहले को कहते हैं अस्थाई पवन, प्लेनेटरी विंड, रेगुलर विंड। क्लियर है बेटा।
क्योंकि ये अस्थाई होते हैं, पूरे प्लेनेट पे चलते हैं, इसलिए इनको अस्थाई पवन कहते हैं। क्लियर है? दूसरे को अस्थाई सामयिक पवन भी कहते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक विंड। क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिक विंड। तीसरे प्रकार का जो पवन है उसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा? लोकल विंड। लोकल मतलब स्थानीय पवन। ठीक है, तो थोड़ा देख लें। पूरी पृथ्वी पर जितने भी पवन चलेंगे बेटा, पवन, वो तीन ही प्रकार के होंगे। पहला क्या बेटा? अस्थाई पवन। ठीक है, दूसरे को हम लोग कहते हैं अस्थाई पवन, और तीसरे को कहते हैं स्थानीय पवन। प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड भी कहते हैं, सनातनीय पवन भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा? अरे ये नाम तो खूब परिचित होगा ना आपका। अभी आजकल तो नेता लोग और ये साधु संत लोग खूब भाषण देते हैं, ये सनातन धर्म का मामला है। अरे नहीं सुना है आपने कहते हुए साधु संतों को कि हम सनातन धर्म वाले लोग हैं? सनातन माने क्या? आदिकाल से एक ऐसा धर्म जिसका और अंत ही नहीं है। इसीलिए हम लोग हिंदू धर्म को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म, आदिकाल से। हाँ 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 हाँ। सनातन माने कोई धर्म नहीं होता। सनातन हिंदी का शब्द है, सनातन माने होता आदिकाल से, इसलिए कहते हैं सनातनीय पवन। तो मुझे लगता है समझ रहे हैं, जो पवन आदिकाल से चलती आ रही हो, है ना बेटा, और उसी रूप में चलती आ रही हो, उस अपनी दिशा में परिवर्तन कभी नहीं करती, इसलिए इसको अस्थाई भी कहते हैं, प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं, और इसे सनातनी पवन भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? इसको अस्थाई का मतलब बिल्कुल क्लियर है, एक ऐसा पवन जो हमेशा कंफ्यूज रहता है ना। वो जैसे मनुष्य कंफ्यूज रहते हैं ना, फर्म नहीं रहते अपने टारगेट को लेके, ये भी फर्म नहीं रहते, कभी इधर दौड़ती है, कभी उधर दौड़ती है, कभी किधर दौड़ती है। अस्थाई या पीरियोडिक विंड, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिक विंड। और इसको अस्थानीय, स्थानीय माने लोकल विंड। थोड़ा थोड़ा परिचय हो जाए फिर आते हैं, घमासान मचेगा ये भी। तो स्थानीय पवन मतलब जो किसी स्थान विशेष पर किसी नाम से जानी जाती हो। जैसे हमारे यहाँ इस समय जो पवन चल रही है, लू कह रहे हैं, गर्म है ना, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये तो पछुआ पवन किधर से आ रही है? ये पश्चिम से आ रही है ना। इसको वेस्टर्ली कहते हैं। वेस्टर्ली खाली यहीं चल रही है गर्मी में, पूरी दुनिया में चलती है, जगह जगह चलती है, लेकिन हर जगह इसको लू नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ इसको उत्तर भारत के खास इलाकों में इसको लू कहते हैं, लेकिन वास्तव में है तो पछुआ पवन, सहारा के मरुस्थल में नहीं चलती है, लू कहा जाता है नहीं। अब वहां लोकल जो कहें, कोई सिरक्को कहेगा, कोई हरमटन कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो लोकल नाम हो जाता है। तो किसी स्थान विशेष पे पवन को जो नाम दे दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? स्थानीय पवन, लोकल विंड। क्लियर है? लोकल लेवल पे उसको नामित कर दिया जाता है। जैसे भूगोल में आप पढ़ेंगे बहुत लोकल विंड है, बहुत लोकल विंड है। और एक बात पूछा बहुत जा रहा है आपसे, जैसे वो कहेंगे चिनूक क्या है, फान क्या है, बुरान क्या है, नॉर्वेस्टर क्या है, काल बैसाखी क्या है, सिरको क्या है, हरमटन क्या है, एक दो ठो है बेटा। नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए उनका नाम, लेकिन ये लोकल नेम बहुत हैं बेटा इनके, तो कभी कभी वो नाम ले लेके पूछ लेता। काल बैसाखी क्या है, चाय की वर्षा क्या है, आम की वर्षा क्या है, वो सब पवन से रिलेटेड है। वर्षा नाम है खाली ये सब। हाँ,
चेरी ब्लॉसम पूछ लेते हैं आपसे। तो सब बेटा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और घबराइए नहीं, वो सब प्रिंटेड मैं आपके लिए रेडी करके रखा हूँ, आपको दूंगा। ऑनलाइन वाले मित्र ना घबराएं, आपको हम भेज देंगे 12। तो थोड़ा सा बेटा बारी बारी से सबका अध्ययन का, पहले तीनों नाम लिख लो। लिख लिया? हाँ या ना? लिखो। पवन के प्रकार, हेडिंग बनाइए सभी लोग भाई, तब तक मैं पानी पीता रहूं। ठीक है, हेडिंग बनाइए। क्या है बेटा? पवन के प्रकार। क्लियर है? तीनों का नाम लिखिए, लेकिन सब नाम लिखिएगा, है ना? जितने नाम हमने बोला है हम फिर से बोल दे रहे हैं। अस्थाई पवन लिखा, भूमंडलीय पवन आप लिख करके, सनातनीय पवन, हिंदी में तो 3 नाम दिख ही रहा है, अस्थाई पवन, भूमंडलीय पवन, और क्या कहते हैं बेटा? सनातनी पवन। इंग्लिश में इसको हम लोग प्लेनेटरी विंड या प्रिवेलिंग विंड कहते हैं। ठीक है? अच्छा एक बात समझ लो, भूगोल पढ़ेंगे नहीं, भूगोल के चिथड़े उड़ाएंगे, और ये समझ में कैसे नहीं आएंगे। तो कोई लाइन रटना उठना नहीं है बेटा, याद वाद करने का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग से निकाल ही दीजिए। याद करके भूगोल पढ़ नहीं सकते, भूगोल दिखना चाहिए, पिक्चर फॉर्मेट में आपके सामने दिखे। जब पिक्चर दिखने लगेगी ना बेटा, तो पिक्चर देख देख के ही बोलेंगे। याद कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, घबराइए नहीं बेटा, मैं सक्षम हूं और आपको जरूर समझा ले जाऊंगा। आगे, अस्थाई या सामयिक पवन, इसको इंग्लिश में एक प्यारा सा नाम हम लोग देते हैं, पीरियोडिक विंड। ठीक है बेटा, तीसरा वाला क्या है? लोकल, स्थानीय माने लोकल विंड। ठीक है, पहली हेडिंग बनाई है फिर से। तो 2 लाइन में परिभाषित किया जाए बेटा इसको। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसकी परिभाषा आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन फिर भी एक टीचर होने के नाते मेरे लेबिलिटी है कि एक डेफिनेशन तो हो ही जाए बेटा। तो सुने उसके बाद लिखें, ऐसे पवन जो निरंतर एक निर्धारित दिशा में निर्धारित मार्ग पर चला करते हैं, वो अपनी दिशा में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं करते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी पवन कहते हैं। लिख लें, वे पवन जो निरंतर एक निश्चित दिशा का ही अनुसरण करते हैं, वे पवन जो निरंतर एक निश्चित दिशा का ही अनुसरण करते हैं। ये हमारे ऑनलाइन वाले मित्र बताएं भाई, क्लियर हो रहा है बेटा? कोई डाउट हो तो बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? तो अस्थाई पवन की परिभाषा बहुत सिंपल है, वे पवन जो अस्थाई रूप से एक ही दिशा पे चलते हो, जो अपनी दिशा का परिवर्तन ना करते हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थाई पवन। एक बात, आज की डेट में हम लोग बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, है ना? आज की तारीख में हम मनुष्य, हम नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम मनुष्यों को कह रहे हैं बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए, है ना? अचानक हो गए। जब हम पाषाण काल में थे तब भी हम इतने विशेषज्ञ थे नहीं। तो डेफिनेटली ये बातें धीरे 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 हम यहां तक पहुंचे होंगे। और एक बात कि कंफर्म तो अभी भी नहीं हुए, और भारत के मौसम विभाग को धोखा मिल गया। विपर जो है कि सही ट्रेजेक्टरी वो समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत सक्सेस, बहुत बड़ी बड़ी आलोचना हो रही है, उनकी बहुत आलोचना हो रही है कि इनकी फॉरकास्ट क्लियर हो नहीं रही थी। एक्चुअली में ये जा रहा था ऐसे अरब सागर में इधर की तरफ, अचानक मुड़ा इधर और पकड़ लिया गुजरात का किनारा।
नहीं तो ये लोग बड़े माहौल में थे कि ये जाएगा पाकिस्तान, तो बड़ा खुश थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि वो उधर से जा रहा है पाकिस्तान की तरफ तो भारत की तरफ आएगा नहीं, वो जा भी रहा था। अगर उसकी ट्रेजेक्टरी देखें तो अरब सागर में वो ऐसे मूव कर रहा था, लेकिन अचानक वो ऐसे हो गया और फिर ऐसे ट्रेजेक्टरी पकड़ लिया और जा तो रहा था पाकिस्तान, तो फिर उसको लगा कि क्या सीधे पाकिस्तान जाए, थोड़ा भारत घूमते घामते चले, तो गुजरात और राजस्थान होते हुए जाएगा पाकिस्तान। तो फेल हो गए बेटा, नहीं समझ पाए, थोड़ा देर से समझे और सबके माथे पे बल पड़ गए हैं इससे। आप कहेंगे क्यों सर, चक्रवात तो पूरी दुनिया में आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल आते रहते हैं, बिल्कुल आते रहते हैं, लेकिन इस चक्रवात ने भारत को नहीं पूरी दुनिया को सकते में डाला है। साइक्लोन इतने लंबे समय तक सस्टेन नहीं करते, ये जितने लंबे समय से सस्टेन कर रहा है, 6 तारीख से है इसका मामला, 6 जून से सस्टेन कर रहा है और आज आपकी हो गई 19 तारीख, अभी भी कोहराम मचा रहा है। मुझे लगता है एक दिन आपसे बात तो हुई थी, कल ही परसों शायद बात हुई थी, लास्ट लेक्चर मैंने कहा था ना कि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, यही होगा जो आपको दिख रहा है। अभी तो ये बच्चा है, इसके अब्बा लोग आएंगे और जान आपका छोड़ेंगे नहीं। साइक्लोन 2-3-4 दिन में डिसॉल्व हो जाते हैं, हफ्ते भर में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना बेटा, 9 दिन में डिसॉल्व हो जाते हैं, 10 दिन में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, अभी देखो ये डिसॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा, अभी आगे की ओर बढ़ रहा है और अभी राजस्थान में तबाही का मंजर है, तब बांध बांध नहर भर सब तोड़ते ताड़ते हुए गुजर रहा है। पाकिस्तान वाले तो और सख्त में कि हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी डमाडोल है भैया, इधर मत आ जाना, नहीं तो उधर तो आएगा ही वो किसी के रहमो करम पे थोड़ा ही है। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है बेटा कि अभी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो देखा कि अमूमन बंगाल की खाड़ी का जो पानी है वो अरब सागर के पानी से थोड़ा गर्म रहता है, अभी अरब सागर का पानी गर्म हो गया, यानी अरब सागर के पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो गया है। तो चक्रवात तो हमारे यहाँ सामान्य रूप से बंगाल की खाड़ी में आते हैं, लेकिन इस समय वो चक्रवात कहाँ आ रहे हैं, अरब सागर में। तो एक चीज बताइए, ये भी तो पवन है, तो आपके हिसाब से तीनों में से कौन वाली श्रेणी का लग रहा है, सोच के बताइए। लिखा है पवन 3 ही प्रकार के होते हैं ना बेटा, चौथा प्रकार नहीं होता, होता ही नहीं है। तो 3 प्रकार आपने लिखा है ना, तो चक्रवात को किस में रखेंगे, श्योर हैं, कंफर्म, हाँ बिल्कुल। चक्रवात को अस्थाई पवन कहते हैं, क्योंकि ये अस्थाई कहाँ होती है, अभी नौटंकी उटंकी करके गायब हो जाएगा ये, घर और गिरा उरा के चल पड़ेगा, बनाओ अपना घर है ना। तो जरा समझिए, एक बात मुझे बताइए कोई पवन अस्थाई कैसे हो सकती है, पवन तो गुलाम होती है ना बेटा वायुदाब की, हाँ या ना। पवन का स्वतंत्र अस्तित्व तो कहाँ है भाई, पवन क्या करती है, वायुदाब का अनुसरण करती है। क्या पढ़ाया अब तक भैया, यही ना पढ़ाया आपको कि पवन हमेशा वायुदाब का अनुसरण करती है, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या, नहीं होता। एक बात मुझे बताइए, यदि कोई पवन अस्थाई है तो इसका मतलब है वायुदाब अस्थाई जरूर होगा, क्योंकि अगर वायुदाब अस्थाई नहीं हो सकता तो पवन कैसे अस्थाई हो सकता। पवन तो वो है ना, वो जिन्न जैसा, अलादीन के चिराग वाला, हुक्म मेरे आका, कि अपने आका से हुक्म लेता है कि आप हुक्म करिए क्या करना है, और इसके आका कोई और नहीं, वायुदाब है। वायुदाब निर्देशित करते हैं कि चलो इधर, चल पड़ता है वो। तो अगर पवन अस्थाई हो रहा है, किसी पवन को अस्थाई पवन कहते हैं, तो अल्प बुद्धि भी है तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि वायुदाब अस्थाई जरूर होता होगा, तभी तो अस्थाई पवन चलेंगे ना बेटा। वायुदाब अस्थाई नहीं होगा तो अस्थाई पवन कैसे चलेंगे। अभी आपने कह दिया कि चक्रवात सर अस्थाई पवन है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा थोड़ी रहेगा ये, लेकिन जो पवन हमेशा अस्थाई होगा वो क्यों होगा, वायुदाब अस्थाई होगा, है ना बेटा। तो हेडिंग बना लीजिए, थोड़ा शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ समझना ज्यादा है बेटा, लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, लिखने का मामला ये बहुत ज्यादा है नहीं, समझने का मामला बहुत ज्यादा है।
तो थोड़ा सा एक लाइन लिखें ताकि क्लियर हो। एक्चुअल में पवन नहीं, लिखो मत, सुनो। एक्चुअल में पवन के प्रवाह को हम 18वीं सदी से गंभीरता से समझने की कोशिश करने लगे। यानी हम मनुष्यों को वैज्ञानिक आधार पे 18 सेंचुरी से हम लोग गंभीरता से इसको समझने का प्रयास करने लगे कि धरती पे जो अस्थाई पवन चलते होंगे वो किधर से किधर चलते होंगे। तो सबसे पहला जो प्रयास किया बेटा, वो प्रयास किया जॉर्ज हैडली ने। पवन को समझने का जो पहला प्रयास किया वो किसने किया? जॉर्ज हैडली ने, संभवतः 1735 के आसपास, है ना बेटा। दुख इस बात का है कि जॉर्ज हैडली ने जब यह प्रयास किया समझने का, उस समय कोरियोलिस बल की अवधारणा नहीं थी। यानी कोरियोलिस बल जैसा शब्द अभी समझ में हमको नहीं आया था, किसी ने बोला भी नहीं था कि इस तरह का कोई बल होता है। तो उनको जो समझ में आया उसके आधार पे उन्होंने पवन के प्रवाह की व्याख्या किया। किसने? जॉर्ज हैडली ने। और जो उन्होंने व्याख्या करने के लिए थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं सिंगल सेलुलर थ्योरी। नाम जरा ध्यान से सुन लेना, परीक्षा में पूछ लेगा। एक कोशिकीय सिद्धांत। तो एक कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज हैडली ने दिया। वैसे यह सिद्धांत आज की डेट में स्वीकार्य नहीं है। क्लियर है? जब ये आ गए, कोरियोलिस बल आ गया, फेरल का नियम आ गया, तो अब इस सिद्धांत में परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई। तो इस सिद्धांत में परिवर्तन किया विलियम फेरल ने, वही जो फेरल का नियम दिए थे। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया संभवतः 1886 में। क्लियर है बेटा? यानी 19वीं शताब्दी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि सिंगल सेलुलर थ्योरी नहीं, ट्राई सेलुलर थ्योरी, त्रिकोशिकीय सिद्धांत। यानी इन्होंने कहा कि अस्थायी पवन के संचार को हम 3 कोशिकीय सिद्धांत के आधार पर ही समझ सकते हैं। और आज की डेट में ये ट्राई सेलुलर थ्योरी ही स्वीकार्य है। यानी जो पवन हमारे यहाँ अस्थायी चलते हैं वो त्रिकोशिकीय सिद्धांत का पालन करके चलते हैं। क्लियर है बेटा? तो इन दोनों को भी थोड़ा सा समझना होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला बनाइए। पहला क्या है बेटा? अरे नोट बना लो ना भैया। अच्छा, ये काहे पढ़ रहे हैं? ताकि मुझे दिखाना है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं ना, भूगोल का बड़ा ज्ञान है। पलट के पूछेगा ना फेरल कोशिका किसे कहते हैं, हैडली कोशिका किस, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। और एक बात समझ लेना कि हेडली गलत भले हो गए, लेकिन हेडली जिंदा आज भी है। जो त्रिकोशिकीय सिद्धांत है ना, इसमें से 2 कोशिका को आज भी हेडली सेल कहा जाता है। आज भी 2 कोशिकाओं को हेडली सेल कहा जाता है। एक को हेडली का नाम कैसे खत्म कर दें, जिंदा रखना जरूरी है, तो उसको विपरीत हेडली सेल कहते हैं। हेडली तो आज भी जिंदा है। अभी हम सब दिखाते हैं बेटा कोशिका क्या है, घबराइए नहीं, मैं हूं सामने, आपको सब क्लियर करके जाएंगे। आज भी ट्राई सेलुलर थ्योरी हुई है, फेरल ने बनाया है, लेकिन आज भी फेरल ने हेडली का सम्मान किया है और 3 कोशिकाओं में से 2 कोशिका को उन्होंने नाम ही दिया है हेडली सेल, और एक कोशिका को उन्होंने कहा विपरीत हेडली सेल। और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों का मन हो तो उसे मेरे नाम पे पुकार लिया करो, फेरल कोशिका कह दो, उसे फेरल सेल कहिए या विपरीत हेडली सेल कहिए। तो हम सब पे व्याख्या कर लेंगे बेटा, फिर अस्थायी पवन पे आते हैं। क्योंकि ट्राई सेलुलर थ्योरी, अस्थायी पवन जब हम लोग वर्तमान वाला समझ पाएंगे तभी समझ पाएंगे, है ना। लेकिन जब हेडली साहब ने बनाया था अपना सिद्धांत, तो वो वायुदाब की पट्टियों को, एयर प्रेशर बेल्ट को समझ नहीं पाए थे ठीक से। वो जो अल्प ज्ञान था उनका, जो उस समय की व्यवस्था थी, उसके हिसाब से जो उनको समझ में आया उन्होंने कहा ठीक वैसे ही। जैसे शुरू में ये कहा गया था कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। अरे भाई, शुरू में यही तो बोला गया हम मनुष्यों में कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हजारों साल तक हम इसको मानते रहे। वो तो शुक्र बनाइए कॉपरनिकस को, ये कॉपरनिकस ने कहा कि ना ना भैया, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे कुछ गड़बड़ी दिख रही है। सूर्य नहीं चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है।
ये तो बहुत बड़ा आविष्कार था ना भैया। अगर कोई व्यक्ति हजारों साल की गलत अवधारणाओं को ठीक करे, ये बहुत बड़ी बात थी। कॉपरनिकस हम मनुष्यों में पहले मनुष्य थे इस धरती पर जिन्होंने कह दिया कि नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आज की डेट अगर होती तो ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही पुरस्कार है, उसे छोटा पुरस्कार मंजूर नहीं है, और वो है नोबेल पुरस्कार। कॉपरनिकस को पुरस्कार मिला, पता है क्या है? गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट करो इसे। कॉपरनिकस अरेस्ट कर लिए गए, जेल में डाल दिए गए, और इनके साथ निभाया गैलीलियो ने, उनको भी धर लिया, कहा ये षड्यंत्रकारी है, अपराध इसने किया और अपराध में षड्यंत्रकारी ये था। गैलीलियो का साहब हमारा क्या दोष है? कहा तुम्ही ने वो टेलीस्कोप बनाया। तो एक्चुअल में उन्होंने लेंस बनाया, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, और उसी टेलीस्कोप से कॉपरनिकस देख को के अपना निष्कर्ष निकाले। तो नप गए गैलीलियो भी। गैलीलियो तो खैर क्षमा मांग के निकल लिए। उन्होंने कहा अरे नहीं सर, मैं बिल्कुल सहमत हूं, धरती नहीं चक्कर लगाती है, सूर्य ही चक्कर लगाता। कहा छोड़ो इसको। इनका दोष ये था कि इन्होंने वो माइक्रोस्कोप और वो टेलीस्कोप बना दिया। ये आपकी धरती रही है कि सत्य को भी लोगों ने अस्वीकार कर दिया। जानते हो क्यों? देखो, हम मनुष्यों की एक परेशानी है, वो परेशानी ये है कि हम ये कहते हैं कि आंख से देखी पर यकीन करें, कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आंख से जो देखो भरोसा उसी पे करो। और बड़े दुख की बात है कि कभी कभी आंख से देखा भी गलत होता है, और हो यही रहा था। इसीलिए तो भड़क गए सब कॉपरनिकस के ऊपर कि नालायक जो आंख से दिख रहा है उसको भी गलत कह रहा है। आंख से नहीं दिख रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। अरे हाँ ना बोलेंगे? आपको नंगी आंख से नजर नहीं आता कि सूरज पूरब की तरफ निकलता है, सनय सनय पश्चिम की ओर जाता है, तो क्या सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है? और अगर ये कह दिया गया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो मुझे लगता है ये आंख से दिख भी रहा है और ये सही कोई कह भी रहा है, तो यही बात ना सही होगी। और पलट के कोई ये कह दे कि ना ना पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, कैसे मान ले भाई? प्रत्यक्ष आंखों से जो दिख रहा है वो तो उसके विरुद्ध दिख रहा है ना, क्योंकि उन चीजों को हम समझने के लिए तैयार नहीं थे। और कॉपरनिकस ने समझाया कि अरे भैया, ये वास्तविक गति नहीं है, ये आभासी गति है, ये रियल मोशन नहीं है, ये वर्चुअल मोशन है। और ध्यान रखिएगा, आभासी गति हमेशा वास्तविक गति के उलट महसूस होती है। वो गति होती नहीं है, लेकिन अनुभूति होती है। जो गति वास्तव में रियल जो मोशन होता है उसके विपरीत होता है। ठीक वैसे ही कि ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है, पेड़ पीछे भागते हुए दिखते हैं, तो पेड़ के पीछे भागने की गति वास्तविक नहीं है, आभासी गति है। वास्तविक गति तो यही है कि ट्रेन ही आगे की ओर भाग रही है। लेकिन आप हैं कि बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ी हो जाती है तो सब कुछ ट्रेन के पीछे भागने लगता है, धरती ही भाग जाती है पीछे और हम सही जगह पे पहुंच जाते हैं। अरे इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? ट्रेन में आप बैठ जाते हैं तो ट्रेन रुकी रहती है, धरती पीछे भागती रहती है, और सही स्टेशन आते ही आप उतर जाते हैं। ऐसा होता है? ट्रेन ही आगे की ओर दौड़ती है और अपने गंतव्य का पीछा करती है। तो गलती आप कर रहे थे और ठिकरा किसी सर फोड़ रहे थे। कॉपरनिकस समझ गए इस गलती को कि ना ये वास्तविक गति नहीं है, एक आभासी गति है जो हमको वास्तविक लग रही है। उन्होंने दोस्त कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, वो अभी वो सब नहीं पढ़ना, वो तो पढ़ेंगे हम लोग बाद में। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि हम मनुष्यों में पहली बार कोई मनुष्य होता है जो विंडो खोलता है, खिड़की खोलता है। तो पहली बार जो व्यक्ति कहता है वो 100% सही कह दे, जरूरी भी तो नहीं है। धीरे धीरे उसको परिष्कृत किया जाता है, ठीक होता है। आज हम एकदम ठीक कर लिए। कॉपरनिकस ने सब कुछ ठीक थोड़ी बोल दिया था, कॉपरनिकस ने बहुत गलत बोल दिया। उन्होंने कह दिया पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब लोग, या तो कॉपरनिकस को ब्रह्मांड का था पता ही नहीं था, ब्रह्मांड क्या वाला है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ब्रह्मांड के आगे पृथ्वी की कोई हैसियत नहीं है, कोई विशात नहीं है। मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि सहारा के मरुस्थल में रेत के कण की जितनी औकात होगी ना, इस पूरे ब्रह्मांड में धरती की उतनी भी औकात नहीं है। और धरती ब्रह्मांड के केंद्र,
तो उन्होंने कोशिश तो किया, काफी सही किया, एक गलत हो गया। फिर केपलर आए ताल ठोंकते हुए, कहा हम बता रहे ना गुरुजी सही बोले, इनको छोड़ दो, और जो गलती सलती हुई है ना उसको हम ठीक कर दे रहे। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। हम परफेक्शन की तरफ समूह में बढ़ते हैं। बायोलॉजी का विकास एक आदमी ने कर दिया है पूरा, फिजिक्स का विकास एक आदमी ने किया है। समय समय पे सारे लोग अपने अपने योगदान करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं। जो जितना सक्षम होता है उतनी अपनी मदद करता है, और ये मदद हम लोग जुटा के रखते हैं, और मनुष्य विशेषज्ञ हो गया। एक ही व्यक्ति दिमाग से विशेषज्ञ हुआ नहीं भैया, सबने अपनी अपनी आहुति दी। पहली आहुति दिया किसने? जॉर्ज हेडली ने। पवन को समझने के लिए पहला प्रयास जॉर्ज हेडली ने किया, और जाहिर सी बात है किस बात का श्रेय तो हेडली को देना ही होगा कि पहली बार किसी ने गंभीरता से कोशिश तो किया। वो कोशिश सफल हुई चाहे असफल हुई। देखो बहुत एक मजेदार स्थिति है बेटा, जरा इसको समझना। कोई भी हम विषय के जब परिष्करण की तरफ बढ़ते हैं, शुद्धिकरण की ओर बढ़ते हैं, ये 3 चरणों से होकर गुजरती है। गुजरना ही होगा 3 चरण से, और जब तक आप 3 चरणों से गुजरेंगे नहीं, प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता। तो पहला चरण है वाद। पहला चरण क्या है बेटा? वाद। थोड़ा देख लो, वाद जिसको हम लोग कहते हैं थीसिस। ये पहला चरण होगा ही होगा। पहले चरण को हम लोग क्या बोलते हैं? थीसिस। फिर इसका अगला चरण होगा प्रतिवाद, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीथेसिस। फिर हम लोग प्यूरिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? जिसको हम लोग कहते हैं संवाद, सिंथेसिस कहते हैं। यही क्रम ही होता है हर जगह का, थीसिस, देन एंटीथेसिस, देन सिंथेसिस। क्या? जब आप पहली बार कोई चीज बोलोगे तो अपने बुद्धि विवेक हिसाब से सही ही बोलोगे, उस बात को सुनने वाले सुनेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। अगर आप सही बोले हैं तो ठीक, गलत बोले हैं तो प्रतिवाद करेंगे, क्या ये तो गलत बोल रहे हैं आप, हम उसको सुनेंगे और उस गलती को ठीक करेंगे। तो फाइनल जो निष्कर्ष निकलेगा वो सही निकलेगा। तो ध्यान रखना, जॉर्ज हेडली ने थीसिस प्रस्तुत किया। कमियां रही होंगी, लोग टूट पड़े उनके ऊपर, झूठा कहेंगे, झूठ बोलते हैं आप, तो आप ही पहले बोल दिए होते। देखो किसी की कहे पे टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है, शुरुआत खुद ही कर दो ना। हेडली के पहले किसी की हैसियत नहीं हुई, शुरुआत कर दे। हाँ, हेडली ने जब कह दिया कि भाई मेरे हिसाब से अस्थाई पवन का संचार ऐसे होता है, तो अब लोग हेडली की टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिए, कमेंट करना शुरू कर दिए कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लेकिन इस बात का श्रेय तो हेडली को जाएगा ही कि विक्षोभ पैदा उन्होंने किया, तब ना लोगों का दिमाग उधर गया। और दिमाग जब जाएगा ढेर सारे लोगों का, तो सत्य तो फिल्टर होकर निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए हेडली का नाम हमेशा अमर रहेगा। हेडली का नाम कभी ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं नहीं। एक चीज बताइए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया, रॉबर्ट हुक का नाम खत्म हो जाएगा? आज आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की ओर बढ़ गए, आज आप डीएनए की संरचना का पता लगा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन विंडो तो खोला था जॉर्ज हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक अगर कोशिका का पता नहीं लगाए होते तो आप डीएनए का पता नहीं लगा पाते। तो इसलिए नहीं कि अब अरे ये कौन सा बड़ा काम था, कोशिका होती है, तो बहुत छोटा सा काम था, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा काम। तो उसी संदर्भ में जरा सा देखने की कोशिश करिएगा। तो पहली हेडिंग बना लो बेटा, एक कोशिकीय सिद्धांत। हेडिंग बनाया ना अस्थाई पवन, हेडिंग अस्थाई पवन है ना, तो अस्थाई पवन के अधीन नोट बना लिए, नोट में पहली हेडिंग बनाई है क्या बेटा? एक कोशिकीय सिद्धांत। कोशिकी माने कोशिका, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सिंगल सेलुलर थ्योरी।
पहला तो ये बेटा ध्यान रखना है, ये सिद्धांत दिया किसने, ये नाम हर हाल में याद रहना चाहिए, सिर्फ तथ्यात्मक है, फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। तो ये सिंगल सेलुलर थ्योरी दिया किसने बेटा, जॉर्ज हैडली ने दिया। सही दिया गलत दिया भाड़ में जाए, दिया इन्होंने। क्लियर है बेटा, लिखें। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पवन के संचार को समझने के लिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्या बेटा, पवन के संचार को समझने के लिए जॉर्ज हैडली ने 18वीं सदी में दिया। इतना बहुत है। उन्होंने बताया कि एक कोशिकीय सिद्धांत के आधार पर ही, एक कोशिकीय सिद्धांत के आधार पर ही एक कोशिकीय सिद्धांत के आधार पर ही अस्थाई पवन चलते हैं। अस्थाई पवन क्या होते हैं बेटा, चलते हैं। क्लियर है? यहां तक ठीक है? आगे बढ़े, फिर से वापस लौटें। नहीं लौट सकते हैं बेटा, देखो मुझे आपको समझाना है ना कि मुझे समाप्त करना है। मैं समाप्त करने वाले अवधारणाओं के बहुत आगे रहता हूं बेटा। मेरे खत्म कर लेने से क्या होगा, मुझे तो आ ही रहा है। तो मैं आपके सामने खड़े होकर बोल दूं बेटा देखो मुझे आ रहा है और जाओ घर आप, मुझे आने से क्या फर्क पड़ता है भाई, आपको अगर नहीं आया तो बेमतलब हो गया। तो इस बात को लेके कभी ये संकोच मत करना बेटा। जैसे कोई टॉपिक हम लोग आगे निकल गए और बाय द वे आपको कंफ्यूजन वहां पे बना हुआ है, तो आप इस संकोच की वजह से मत रुक जाइएगा कि सर पढ़ा चुके हैं अब ना पूछें। आपको जो मन करे वो पूछिए, लेकिन कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। सब कुछ एकदम शीशे जैसा साफ होना चाहिए। और प्रयास ये रहे कि भूगोल अब आखिरी बार ही पढ़ रहे हैं, जीवन में दोबारा भूगोल पढ़ने की आवश्यकता ना हो। एक कहेंगे पढ़ना काहे नहीं पढ़ना पड़ेगा रिवीजन तो करना ही होगा आपको, लेकिन जो आपकी अवधारणाएं हैं, जो आपकी समझ है, वो अब फाइनल हो जाए बेटा। और एक बात बताएं, बड़ी मजेदार बात, हम जिंदगी में तथ्य चाहे जितने भूल जाएं, भूल ही जाते हैं, अवधारणाएं हम कभी नहीं भूलते, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। इसलिए अवधारणाओं को बड़े प्यार से बनाना चाहिए और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट देना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा ना बनेगी, ना दोबारा ये क्रिएट होगी। जो बन गई सो बन गई, तो कहीं कोई परेशानी। अब थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिएगा कि हेडली साहब ने जो समझा क्या सही समझा या गलत समझा। भाई हेडली वैज्ञानिक थे बेटा, और अगर उन्होंने एक कोशिकीय सिद्धांत दिया होगा तो अपने हिसाब से सही ही दिया होगा। तो क्या दिया जरा सा समझने की कोशिश करिए। हेडली ने, जरा सा देखो डायग्राम से, सारे लोग बेटा ऑनलाइन वाले भी थोड़ा डायग्राम पे फोकस करेंगे। ये हमारा है विषुवत रेखा, और ये है नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। क्लियर है बेटा? हाँ, इसको हम इधर लिख दें, कोई हर्जा नहीं ना है। एक ने कहा नहीं उधर ही लिखिए, कहाँ इधर लिख रहे हैं नहीं उधर, इसलिए हटा रहे, वो आपको डायग्राम बनाना है मुझे, तो आपको क्लियर होगा। अभी आपने पढ़ा सूर्यताप का वितरण, इसलिए पहले उसको मैंने पढ़ा दिया, जिसमें आपने स्पष्ट रूप से पढ़ा कि धरती विषुवत रेखा पे सबसे अधिक सूर्यताप की प्राप्ति करती है, यानी धरती सबसे अधिक गर्म होती है यहाँ इस रेखा पर, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ आती है और सबसे कम यहाँ। सबसे अधिक धरती को कम सूर्यताप कहाँ मिलता है बेटा, ध्रुवों पर, ये मालूम है ना, पोल पे। हाँ पोल पे, अंग्रेजी बोल लो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, पोल पे। बस इसी के आधार पर उन्होंने समझने की कोशिश कर लिया। किसने? हेडली ने। तो उन्होंने कहा कि विषुवत रेखा पे जब तापमान अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो हवा भी गर्म होगी, हाँ या ना? इसको भी थोड़ा किनारे लिखने दो भाई। तो जब हवा गर्म हो, अच्छा आप देखो किनारे से इसलिए दिखा रहे हैं बेटा कि आपको महसूस होगा धरती 3 डायमेंशनल है। अभी बोर्ड पे हम आपको 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, बोल नहीं रहे हो,
लेकिन धरती 2 डायमेंशनल नहीं है, धरती 3 डायमेंशनल है। तो अब यहां हम कुछ लाइन नहीं खींच पाएंगे। हवा में कैसे खींच दें लाइन? तो साइड में हम आपको दिखा पाएंगे। तो साइड का मतलब साइड मत समझना, इधर समझना, इधर समझना, इधर समझना, और उधर उधर दिखेंगे तो लाइन खींच के हम दिखा पाएंगे। कुछ बोल नहीं रहे हो बेटा? ये 3 डायमेंशनल फिगर है। हम कहें कि हवा यहां आ गई, अब यहां कहां लाइन खींच के दिखा दें आपको? कोई 3 डायमेंशनल इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं मेरे पास कि 3D डिजाइन हमारे पास बनाने का कोई सिमुलेटर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काम चला लेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहां जब गर्मी पड़ेगी तो यहां की हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। अब उधर ऊपर दिख रहा है, अब इधर हम कैसे ऊपर दिखाएं? तो इधर आएंगे। क्लियर है? यही मतलब, हवा गर्म होके इधर आएगी। सहमत है? हवा गर्म होगी तो हल्की होगी, बोले बेटा आयतन बढ़ेगा और ये हवा ऊपर की ओर उठेगी। और यहां ठंडी होगी, भारी होगी, नीचे आएगी। बोल नहीं रहे? ये तो सहमत है। अब देखो, इधर की हवा जो ऊपर गई वो कहां चली जाएगी? बृहस्पति ग्रह पर। अरे नहीं भैया, गुरुत्वाकर्षण छोड़ के भाग नहीं पाएगी, और गुरुत्वाकर्षण छोड़ के भागने लगे एक दिन तो सारी गैस ही खत्म हो जाएगी धरती की। नहीं नहीं, ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाके वो तलाश में होगी कि अब किधर जाए। तो अब उधर जाएगी जिधर ऊपर वायुदाब कम होगा, ऊपर गैसें कम। यहां ऊपर की गैसें नीचे चली आई तो यहां खाली जगह दिख रही है, यहां नीचे की गैस ऊपर चली गई, यहां गैस ज्यादा हो गई, और ये गैस फटाक से भागेगी इस तरफ। नीचे नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। बोल नहीं रहे? ये तो क्लियर हो रहा है ना बेटा? यहां गैसें ऊपर गई, यहां गैसें नीचे आ गई, यहां ऊपर गैसों की कमी हुई, यहां ऊपर गैसों की अधिकता हुई। अब ये गैस ऊपर उस इलाके की ओर भागेगी जिस इलाके की ओर ऊपर गैस कम है, यानी ये ध्रुवों की ओर चल पड़ेगी। आया ना? क्लियर है? अब बताइए, यहां जो हवा वायु गर्म सॉरी ठंडी होकर नीचे की ओर उतर रही है, नीचे आ रही है ना, वो कहां जाएगी? वो धरती को छेदते हुए दक्षिण ध्रुव से निकल जाएगी। अरे इतना कॉमन सेंस है कि पवन धरती को छेद थोड़ी देगी। एक ये पंखे की हवा चल रही है, ये फर्श से टकरा रही है, फर्श को छेद के नीचे चली जा रही है ना? ये डेफिनेटली फर्श के बाद ये इधर उधर बिखरेगी, बिखरेगी। बोल नहीं रहे? अब ध्यान से सुनना, यहां नीचे गैस कम हो गई, अरे यहां नीचे कम हुई कि नहीं हुई? और यहां नीचे ज्यादा हो गई। अब ये चल पड़ेगी धरातल को पकड़ के ऐसे, क्योंकि पवन का हमेशा एक सर्कुलेशन ही बनता है। यहां की पवन इधर चली गई तो बाकी हर जगह वैक्यूम बन जाएगा क्या? नहीं, अब ये पवन सर्कुलेट करेगी। कैसे? यहां से जाएगी ऊपर, ऊपर से जाएगी इधर, इधर से आएगी नीचे, धरातल पकड़े हुए आएगी फिर विषुवत रेखा पे, फिर गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी। ये क्रम चल पड़ेगा। हाँ या ना? क्या कोशिका दिखा? इधर देखो, कोशिका को बाहर निकाल रहे हैं, है ना? ये कोशिका दिखी, ये नहीं दिखी? एक कोशिका बनी ना। हेडली ने कहा कि यही एक कोशिका बनती है जिससे पवन का संचार होता है। उन्होंने कहा कि ध्रुवीय क्षेत्रों से पवन विषुवत रेखा की ओर चलते हैं और विषुवत रेखा से हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं और उठ के चली जाती हैं ध्रुवों की ओर, वहां से नीचे आती है। इस तरह से एक सर्कुलेशन पवन का धरती पर बनता है, जिसको उन्होंने कहा एक कोशिकीय सिद्धांत। क्लियर हो रहा है बेटा? अब एक बात बताइए कि अगर हेडली ने पवन के संचार को समझा तो सिर्फ एक आधार ही उनके दिमाग में आया, और वो आधार था ताप। ये जो कोशिकीय सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, किस आधार पे किया? ताप ही के आधार पे तो किया। विषुवत रेखा पे ताप अधिक है, हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठी, ध्रुवों पे ताप कम है, हवा ठंडी होकर नीचे उतरी,
अब विषुवत रेखा से जो हवा ऊपर गई है, यहाँ विषुवत रेखा पर कम दबाव हो गया नीचे, वहां ध्रुवों पे हवा जब नीचे आई तो वहां हाई प्रेशर हो गया। अब हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलेगी धरातल पर, बोल नहीं रहे। और यहाँ ऊपर हाई प्रेशर हो गया और उधर ऊपर लो प्रेशर हुआ, अब यहां से हवा भाग जाएगी उधर। पवन हमेशा एक सर्कुलेशन में चलती है, सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो पवन नहीं चलेंगे। देखो एक सर्कुलेशन है, पूरा एक मोमेंट आपको दिख रहा है। ये सर्कुलेशन में हेडली ने बताया कि कौन चलता, तो इसी कोशिका को नाम दिया जाता है हेडली सेल। डायग्राम बनाइए फटाफट। सभी लोग बेटा जरा डायग्राम पे फोकस करना। तो ये जो सेल बनी है ना बेटा, इसी को हम लोग नाम देते हैं हेडली सेल। ठीक है बेटा, तो हेडली साहब की भी कहाँ गलती थी? उस जमाने में जो उनको समझ में आया उन्होंने बताया। न उस जमाने में कोरियोलिस थे, न उस जमाने में फेरल थे। अब ये लोग बताए होते तो हेडली साहब उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन किए होते। ऐसा कोई ज्ञान तो हम मनुष्यों के पास था ही नहीं। और जैसे ही इन्होंने बताया, हम बकबक कर रहे हो, उधर लिख रहे हो। एक ही काम करो, एक बार में लिख लो या सुनो। कठिन अवधारणा है बेटा, नहीं पढ़ के समझ पाओगे, बता तो रहे हैं, परेशान हो जाओगे। तो हम इसको बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, तो सुनो। घर पे जाके पढ़ भी लोगे, लिख भी लोगे, कोई परेशानी नहीं। तो हेडली साहब की क्या परेशानी थी? हेडली साहब उस समय उपलब्ध विकल्प और उपलब्ध ज्ञान के आधार पर ही तो कोई चीज बताएंगे। तो ताप का आधार उनको समझ में आया कि धरती पे ताप के आधार पे वायुदाब निर्धारित होते हैं, ताप के आधार पे वायुदाब बना होगा और इसे पवन अस्थायी रूप से चलते होंगे। फिर उसी में ज्ञानी प्रकट हो गए कोरियोलिस, और इन्होंने तो परमाणु बम क्या, हाइड्रोजन बम दाग दिया। धमाका हो गया, करे बाप रे, ये तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा पवन व समुद्री धाराएं अपने मूल मार्ग पर चल ही नहीं पाती। जब मूल मार्ग पे नहीं चल पाती, रास्ते में इधर उधर भटक जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि हेडली साहब गलत हो गए, क्योंकि जो उन्होंने सोचा ये पवन यहां से यहां चली जाएगी, वो वास्तव में यहां से यहां जा ही नहीं पाती। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण ये राह ही भटक जाती है, रास्ता भूल जाती है अपना। वैसे ही जैसे बच्चों को बैग दे के कहिए बेटा जाओ सब्जी लेते आओ, बच्चा गया सब्जी लेने, सड़क के किनारे मदारी का तमाशा दिखाई दे रहा था। अब वो सब्जी लेना भूल के तमाशा ही देखने लगा मदारी का, और सब्जी का जो पैसा दिया था मदारी वाले को दे दिया। तो ये तो हो यही रहा ना बेटा, कि हेडली साहब को लगा कि भाई यहां से चलेगी तो वहां पहुंच जाएगी, पहुंच जाना ही चाहिए, क्योंकि कोई विक्षेप, कोई विचलन बीच में दिख नहीं रहा है। फिर कोरियोलिस ने कहा कि अरे हेडली साहब, आपसे तो गलती हो रही है, क्योंकि ये चलेंगे अपने मंजिल की ओर, लेकिन अपने मंजिल की ओर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ते में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। और फिर पवन वहां जाने की जगह पे कहीं और पहुंच जाएंगे, तो जो आपने एक कल्पना किया पवन का, वो कल्पना आपकी गलत हो जाएगी, है ना बेटा। तो अब हेडिंग बना लें, ट्राई सेलुलर थ्योरी, त्रिकोशिकीय सिद्धांत। ट्राई सेलुलर थ्योरी, त्रि है, त्रि माने तीन, तीन कोशिकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने बेटा? बोलो, कुछ याद आ रहा है? फेरल ने दिया, फेरल ने।
विलियम फेरल नाम था इनका। ये अपने आप में एक फुल क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे पूछेंगे त्रिकोष्ठी सिद्धांत उनमें से किसने प्रतिपादित किया, बस नाम याद रखना है, काम हो जाएगा। आजकल ये सब पूछ ले रहे हैं, जबकि ज्योग्राफी में थ्योरी नहीं पूछी जानी चाहिए, सिद्धांत नहीं पूछा जाना चाहिए, व्यवहार पूछा जाना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी दुखद स्थिति है कि कंपटीशन इतना टफ हो रहा है कि अब वो सिद्धांतों की ओर बढ़ चले हैं, अब वो सिद्धांत पूछने लगे हैं। ऑटो स्मिथ ने इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस दिया, ये किस प्रकार का सिद्धांत? आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पहाड़ और सबसे बड़ी नदी और सबसे छोटा पहाड़, ये सबसे गाड़ी अब नहीं चलने वाली है, अब तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा बेटा। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। लेकिन अब ये जो प्रवाह हम लोग पढ़ेंगे, इसमें दो लोग और शामिल हो जाएंगे। कौन? अरे सूर्य ताप तो जो है वो रहेगा ही, वो कहां जाने वाला है। हाँ, लेकिन अब एक और फैक्टर आ जाएगा इसमें, और वो फैक्टर आएगा जिसको कहते हैं डायनामिक फोर्स, पृथ्वी की गयात्मक शक्ति। यानी अभी ये महसूस किया गया कि दो वायुदाब की पट्टी बन रही है, बोल नहीं रहे हैं। यानी अगर दोनों गोलार्ध में मिला के बात करें तो तीन वायुदाब की पट्टी। अरे लो प्रेशर इधर, अरे सॉरी हाई प्रेशर इधर, हाई प्रेशर इधर और बीच में लो प्रेशर। अरे भाई इधर भी तो एक बनेगी ना कोशिका, बोल नहीं रहो, हम एक तरफ दिखा रहे हैं ना बेटा। अब हुआ क्या कि जब बीच में कोरियोलिस आ गए, कुछ उन्होंने ड्रामा बतिया दिया और फेरल ने बता दिया कि घूमेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वहम ही टूट गया हम लोगों का कि एक सिंगुलर सेलुलर थ्योरी एक गोलार्ध में नहीं बनेगी, एक गोलार्ध में तीन कोशिकाएं बनेंगी। एक गोलार्ध में तीन और एक गोलार्ध में तीन, छह, और एक तो बीच वाला रहेगा कॉमन, तो सात। कुल 7 वायुदाब की पट्टियां बनती हैं। यानी पूरी धरती पर अस्थायी रूप से कितनी बेटा? 7 संख्या याद रखिएगा। अस्थायी रूप से ये सही है, हकीकत है, अब इसमें कुछ परिवर्तन की जगह नहीं है, परिष्कृत है। यानी वर्तमान समय में पृथ्वी पर कुल कितनी बेटा? 7 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कौन बनाता है। तो 3 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का निर्माण तो सूर्य के कारण होता है, जो हेडली साहब ने समझा था। हेडली साहब ने समझा था ना, 3 वायुदाब की पट्टियां, 2 ध्रुवों पर और एक विषुवत रेखा पर। बोल नहीं रहे बेटा, उन्होंने यही ना बताया था कि भाई यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ बीच में लो प्रेशर होगा। एक ओर की कोशिका उन्होंने व्याख्या कर दिया, कहा इसी तरह की दूसरी ओर भी बनेगी, यही ना कहा। फिर बाद में कोरियोलिस और फेरल ने कहा कि ना ना, गलत हो रहा है, ये जो 7 वायुदाब की पट्टियां बन रही हैं वो नहीं समझ पाए हेडली, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ताप के आधार पर व्याख्या किया। बोल नहीं रहे हैं। अब कहा गया कि नहीं नहीं, 7 अस्थायी वायुदाब की पट्टियां बनेंगी, 3 सूर्य महोदय बनाएंगे, 4 धरती खुद बनाएगी। धरती खुद बनाती है, धरती को गुस्सा लगता है, मेरी धरती सब आके आप ही बना दोगे, तो 3 ठो आप बनाओ, 4 ठो हम बनाएंगे। ध्यान रखना, 4 और अस्थायी वायुदाब की पट्टियां बनती हैं, और इन पट्टियों के निर्माण के लिए पृथ्वी की दैनिक गति रिस्पॉन्सिबल है। कौन जिम्मेदार है बेटा? दैनिक गति, क्योंकि दैनिक गति के कारण ही कोरियोलिस बल होगा और दैनिक गति के कारण ही फेरल का नियम होगा। सबके पीछे कौन खड़ा है? दैनिक गति खड़ी है। अब लिखें, पृथ्वी पर वर्तमान समय में, देखो एक बात बेटा, जब तक अस्थायी वायुदाब की पट्टी नहीं पकड़ लेंगे तब तक अस्थायी पवन पढ़ ही नहीं सकते। हवा में पढ़ें, अस्थायी वायुदाब की पट्टी जब बनेगी तभी ना अस्थायी पवन चलेंगे, तो पहले अस्थायी वायुदाब की पट्टी को तो पकड़ा जाए। देखें, वर्तमान समय में पृथ्वी पर कुल 7 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का निर्माण होता है। कितना बेटा? 7, भूलिएगा नहीं संख्या। परीक्षा में पूछेगा तो कैठो बता दोगे? 17 ठो। क्यों? अरे बच्चे बड़े नालायक होते भाई। सुनो सुनो, एक मैं वाकया बता दूं।
दो तीन चीजें हैं बेटा, अगर आप हमें पढ़ने आए हो तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा रखो, है ना, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प है भी नहीं। दो चीजें हैं, या तो मुझे संदेह के साथ पढ़ो, पढ़ तो रहे हैं लेकिन यकीन नहीं हो रहा है, एक तो ये तरीका हो सकता है, फिर मुझे जाके वेरीफाई करते रहो किताब उताब पढ़ के, तब यकीन करना, और दूसरा कि आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा कर लो। और मुझे लगता है कभी कभी ये थ्योरी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोले ना बेटा, तो उसे आप मान लो कि ये मेरे गुरु हैं और जो कह रहे हैं हम मान लेते हैं, भले ही उन्होंने आपको वर्ग लाने के लिए कहा हो, कभी कभी इससे लाभ मिल जाता है। आपने कभी एकलव्य का नाम सुना होगा, है ना, मिट्टी की मूर्ति बना के, जो वास्तविक गुरु तो उसके सामने था ही नहीं, एक मिट्टी की मूर्ति बना के उसी को गुरु माना, और उससे बड़ा धनुर्धर कोई हुआ ही नहीं। तो भैया हम लोग तो मिट्टी के नहीं है, जीते जागते इंसान है ना, तो थोड़ा सा बेटा भरोसा करो, है ना, और आप सही रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। किताब उताब पढ़ते रहिएगा, वेरीफाई करते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो उस पर यकीन करो। तो हुआ क्या, सुन लो, बच्चे क्या करते हैं कि हम लोगों पे यकीन नहीं करते। तो मैंने उसको पढ़ाया था कि धरती पे कुल 3 प्रकार के पवन होते हैं, जिसमें अस्थाई पवन होता है, अस्थाई पवन भी 3 प्रकार के होते हैं, अभी पढ़ाएंगे आपको, अभी वहां तक पहले वायदा की पट्टी तो बना लें, तब ना पवन क्यों आएंगे। अस्थाई पवन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, वो भी 3 ही प्रकार के होते हैं। तो मैंने लिखाया था, आपको भी लिखाएंगे कि अस्थाई पवन, अभी तो चल ही रहा है ना, अभी हम वायदा बता लेते हैं फिर आपको लिखाएंगे कि अस्थाई पवन 3 प्रकार के होते हैं, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, पोलर विंड, है ना, ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड और पोलर विंड, ध्रुवी पवन, ये 3 अस्थाई पवन ही होते हैं। आपको डराने के लिए बोल दिए कि आपको लगे कि नहीं मुझे आता है ठीक है, आगे हम बताएंगे। तो मैंने नाम लिखाया, परीक्षा में प्रश्न आ गया कि अस्थाई पवन कितने प्रकार के होते हैं, तो दे के आया हम इसे चेक कराने में, बुकलेट उकलेट लेके आया, कहा सर थोड़ा सा देख लेंगे, हम कहा हाँ, जो मुझे आएगा मैं देख लूंगा, मुझे सब थोड़ी आएगा। तो तब तक मुझे दिख गया ये प्रश्न भूगोल वाला कि अस्थाई पवन कितने प्रकार के होते हैं, पूछा था, 3, 4, 5, 6 ऐसे विकल्प दिया था, तो उसने किया था 4। मैंने कहा भैया जी हम कैठो बताए थे, याद आ रहा है, कहा हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है, आप 3 बताए थे। हम कहा आप कैठो किए हैं, कहा 4। हम कहा है, कहा मुझे लगा, कहा छोड़े होंगे जरूर। अरे मेरे भाई ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाता है, छोड़ने का मतलब ये होता है कम ज्यादा कोई कर सकता है, एक तो प्रकार ही गोल कर देगा कोई नहीं, कोई नहीं करेगा, तो ध्यान रखना, ये सब गड़बड़ी मत करना, थोड़ा यकीन कर लेना, सही रहेगा। तो जरा सा हम एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं बेटा, उसको देखने की कोशिश करिएगा, लेकिन पहले इसको लिख लें, सेंटेंस पूरा कर लें। लाइन बोल दो बेटा, क्या है, अस्थाई वायदा की पट्टी बनती है। तो 3 की व्याख्या तो पहले ही कर लिए थे, कौन, हेडली साहब, जिसका मतलब 4 एक ऐसी वायदा की पट्टी थी जिसको हेडली नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए हेडली, क्योंकि उसमें कोरियालिस आए ही नहीं थे, फेरल आए नहीं थे, ये लोग रहे होते तब तो वो भी समझ लिए होते। तो अब ये 4 वायदा की पट्टी जो बन गई अचानक, उसमें सूर्य की कोई भूमिका नहीं है, ताप की कोई भूमिका नहीं है, तो थोड़ा लिख लो बेटा। हाँ, इनमें 3 अस्थाई वायदा की पट्टियों का निर्माण ताप के कारण होता है। इसमें 3 अस्थाई वायदा की पट्टियों का निर्माण किसके कारण बेटा, ताप के कारण होता है। जबकि जबकि 4 अस्थाई वायदा की पट्टियों का निर्माण पृथ्वी की गयात्मक शक्ति, क्या कहते हैं बेटा, गयात्मक
या इसको कहते हैं डायनामिक फोर्स। गयात्मक शक्ति के कारण होता है। क्लियर है बेटा? यानी जो धरती पे इस समय जो एकदम सही है, यानी अब फिल्टर्ड हो गया है, अब इसमें कोई कमी नहीं है, तो उसमें कुल बताया गया कितना बेटा? 7। 7 मतलब 7 वायु दाब की पट्टी बनती है, एयर प्रेशर बेल्ट बनते हैं। कितने बेटा? 7। जैसे अभी मैंने बताया कि 3 के पीछे कारण होता है क्या बेटा? थर्मल। थर्मल माने तापीय कारक होता है। और 4 जो होता है वो क्या होता है बेटा? डायनेमिक फोर्स। ठीक है बेटा? और ये डायनेमिक फोर्स क्रिएट होता है धरती की दैनिक गति के कारण। धरती दैनिक गति अगर नहीं करती तो हेडली सही थे। हेडली ने जो कल्पना किया था वो गलत नहीं किया था, क्योंकि पृथ्वी घूम भी रही है, इसी कारण गड़बड़ा गए बेचारे। कौन? हेडली। तो मुझे लगता है समझा जाए 7 अस्थायी वैद्युत की पट्टियां कैसे बन जाती हैं। क्लियर है? तो मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइएगा। थोड़ा सा किनारे बनाना पड़ेगा बेटा, सबको दिखे, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। तो थोड़ा बड़ी सी धरती बनाते हैं। बोला ठीक बना है? काम चालू है। अब इस झटके में ऐसा ही कुछ बनेगा। तो ये हो गया बेटा आपका विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटोर। ठीक है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब यहाँ की हवा गर्म होगी, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। हेडली ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा। यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर पर उठेगी, तो ऊपर उठ गई, है ना? और ऊपर से फिर चली जाएगी ध्रुवों की ओर। ऐसे कैसे चली जाएगी? जब वो जाएगी तो वहीं रास्ते में मिल जाएंगे कोरियोलिस और फेरल साहब वर्दी पहन के ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, दाहिने मुड़। ठीक है? तो जाहिर सी बात है ये हवा जब आगे बढ़ेगी बेटा तो लगभग 30, अभी मोटा मोटा बेटा दिमाग में रखो, है ना, जरा समझने की कोशिश करो। ये पवन जब जाएगी ध्रुवों की ओर, ध्यान रखना हम ऊपर से दिखा रहे हैं लेकिन हवा में हम दिखा नहीं पाएंगे, तो हम इसलिए बोर्ड पे दिखा रहे हैं। ये जा रही है, इसको तो सही मायने में पोल पे चले जाना चाहिए था अगर बीच में गड़बड़ी नहीं होती तो, लेकिन बीच में हो रही है गड़बड़ी, क्योंकि कोरियोलिस बल है और फेरल कह रहे हैं दाहिने मुड़ो, बोल नहीं रहे। तो ये हवा मुड़ जाएगी इधर, सब घूम जाएंगी इधर। क्लियर है? ऐसे। और मालूम चला कि 30 अंश अक्षांशों के आसपास, यानी 23.5 से 30 अंश अक्षांशों के बीच ये अक्षांशों के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल हो जाती है। यानी यूं कहे कि 23.5 डिग्री से लेके, ये सब नॉर्दर्न है ना बेटा, उत्तरी अक्षांश है ना, ये इसी के पैरेलल हो जाती है। जाना कहां था इसको? ध्रुवों पर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा होता तो ध्रुवों पर ये चली जाती, लेकिन कोरियोलिस फोर्स और फेरल के नियम के कारण ये फिर इसके एकदम पैरेलल हो जाती हैं। बोल नहीं रहे हैं? तो गड़बड़ा गए ना हेडली। हेडली इसी को नहीं समझ पाए। और ये क्या करती हैं कि यही, यानी 23.5 से लेके 30 अंश अक्षांशों के बीच या 30 से 35 अंश अक्षांशों के बीच ये यही गोल गोल घूमना शुरू करती हैं। और एक बात कि यहां की तुलना में यहां का टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं तापमान घटता जाता है, तापमान कम है, हवा ठंडी होके वहीं उतरने लगती है। जाना कहां था? पोल पे। गड़बड़ा गया सारा मामला।
मदारी का तमाशा लगे देखने, वहीं उलझ गए। तो यहां पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों बेटा, क्योंकि हवा वहां उतर रही है। बोल नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जरा सा बताइए, यहां पे तो हाई प्रेशर है, यहां भी हाई प्रेशर हो गया, वहां भी हवा उतर रही है, यहां भी हवा उतर रही है, दोनों मिलके सुरंग बना लेंगी धरती में? नहीं। अब एक बात मुझे बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, एक मैं फैन यहां लगा दूं ऊपर सीलिंग में, और एक फैन वहां लगा दूं, दोनों बहुत तेजी से हवा नीचे की ओर फेंके, जाहिर सी बात है वो हवा कहीं ना कहीं से बीच से निकल के भागेगी, जहां उसको जगह मिल जाएगी वहां से निकल लेगी, नहीं निकलेगी? अब एक बात मुझे, दो हाई प्रेशर के बीच में एक लो प्रेशर तो खुद ब खुद बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वहीं से हवा निकल के ऊपर की ओर जाएगी, नहीं तो जाएगी कहां? यहां भी हवा नीचे आ रही है, यहां भी हवा नीचे जा रही है, धरती के नीचे घुसेगी, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं वो निकल के बाहर की ओर निकलेगी। बोल नहीं रहो बेटा, निकलेगी नहीं तो कहां जाएगी? कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो वो निकलती है लगभग 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के आसपास, ये ऊपर की ओर उठने लगती है। ये ऊपर क्यों उठी? सूर्यताप के कारण? ना ना, दो हाई प्रेशर के बीच में एक लो प्रेशर तो होगा ही होगा, वहां उतना बराबर हाई प्रेशर तो हो ही नहीं सकता। हाई लो सापेक्षिक शब्द है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कोई हाई कोई लो नहीं होता किसी की तुलना में। अगर यहां हाई है, यहां हाई है, तो उतना हाई तो यहां नहीं होगा ना, यहां से तो हवा लो होगी ही ना। इन दोनों की तुलना में यहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट, हाँ या ना? बिगाड़ा पूरा तारतम्य कौन? इस हवा ने। ये अगर सीधी चली गई होती तो हेडली साहब सही हो गए होते। बोल नहीं रहे हैं, गड़बड़ी हो गई ना बेटा, इससे सारा मामला गड़बड़ा गया। तो अब जरा गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, इसे मिटा उठा देना, बगल से ही दिखा पाएंगे बेटा, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है, साइड से ही दिखाएंगे। यहां से हवा ऊपर उठी, इधर बढ़ी, यहीं उतर गई, यहां से हवा ऊपर निकली, दो ठो निकाल दो, एक इधर भाग गई, एक इधर चली आई। बोल नहीं रहे, ये उतर गई, ये जा रही है इधर से, ये चली आई इधर से, ये चली गई ऐसे। अब धरातल पे देखो, इधर से इधर चली, बोल नहीं रहे, ये इधर से इधर चली, ऊपर वाले का उल्टा रहेगा नीचे वाला, और ये इधर से इधर चली। कै कोशिका बनी भैया जी, देख लो, कै कोशिका बनी? 3 कोशिका बनी। थोड़ा हेडली वाला भी दिमाग में रखना, बहुत जरूरी है, हम दोनों को तुलना करके दिखाएंगे। मत बेटा चक्कर में पड़ो, बन जाएगा, कोई मुसीबत नहीं है, आज बस समझ लो, दिमाग में बैठा लो। हमको 1-2 दिन बात करनी पड़ेगी, तभी जाके क्लियर होगा। हेडली कोशिका तो ये थी ना भैया, डायग्राम पे नजर रखो, एरो पे नजर रखो, ये थी ना। अब इसको जरा देखो, तो यहां तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो लग तो रहा है कि ये भी हेडली ही है, बीच में गड़बड़ाएगा, ये यहां से इधर आ जाएगी। बोल नहीं रहे, इससे तुलना करो, बिल्कुल वैसे ही है। ये जा रही है इधर, ये चली गई इधर, ये चली आई इधर। बोल नहीं रहे, ये हो गई इधर और ये हो गई इधर। कैटो कोशिका देखिए, 3, 1 2 3। एक चीज गौर से देखो,
कोशिका नंबर 1 और कोशिका नंबर 3 वैसी ही है जैसी हेडली ने कोशिका बनाया था। गौर से देखो, कोशिका नंबर 1 और कोशिका नंबर 3 बिल्कुल वैसी ही कोशिका है जिसको हेडली ने कल्पना किया था। बीच में सारा तारतम्य बिगाड़ दिया दो ने। अगर दो न होता तो हेडली सही थे, बोल नहीं रहे हैं। इसीलिए नंबर 1 और नंबर 3 को आज की डेट में भी हेडली कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग बेटा? हेडली सेल कहते हैं। और नंबर 2 को विपरीत हेडली सेल कहते हैं या फेरल की कोशिका कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आज बेटा यहीं रोक रहे हैं, कल हम फिर, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात, गर्मी बहुत हो रही है।